वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो तमाम माएँ जितनी भी ख़वातीन इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही हैं और अगर मसरूफ़ हैं किचन में या कहीं पर भी, तो सारे काम अपने रोक दें, हमारा सेगमेंट लास्ट में देखें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत दिलचस्प मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बहुत सारे सवालात मैं एज अ बीइंग अ मदर मैं पूछने वाली हूँ, बच्चों के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से, उनकी स्कूलिंग के हवाले से, किस एज में होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बहुत सारी बातें हैं जो आई एम श्योर आपके इंटरेस्ट की और मेरे इंटरेस्ट की होंगी, जो आज के हमारे मेहमान से हम जानेंगे। उनकी तारीफ़ मैं कुछ इस तरह से करना चाहूँगी कि भाई मेरे जो दोनों बच्चे हैं, मैं ऑनर भी इस चीज़ को बताना चाहूँगी सब लोगों को कि इतने बड़े फ़ैन हैं कि जैसे ही इनकी वीडियोज़ आती हैं यूट्यूब पर, तो मेरे तो बच्चे इतना सीखा भी है उन्होंने। आई मस्ट से कि जो मेरी बेटी है उसने 1 to 10 की स्पेलिंग, आई एम श्योर स्कूल वालों की तो बहुत मेहनत थी ही, उसकी टीचर्स की भी, लेकिन वो म्यूज़िक एंड द वे यू एक्ट ऑन स्क्रीन, वो बच्चों के लिए इतना आसान कर दिया आपने। एंड आई एम ग्लैड कि शुक्र है कि हमारे यहाँ भी किसी ने ये वाली बीट पकड़ी, किसी ने भी इस तरह के काम का आगाज़ किया, क्योंकि आई डोंट थिंक सो, मेरे नॉलेज में नहीं है कि शायद कोई और भी बच्चों की इस तरह से उर्दू में हमारे यहाँ काम हो रहा हो प्री स्कूल के हवाले से। तो आयशा ज़िशान, शी इज़ अ ट्रेनर, एजुकेशनिस्ट, शी इज़ अ टीचर, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी वीडियोज़ हैं, स्पेशली जिन बच्चों की उर्दू वीक है। आई विल रिकमेंड कि वो इनका यूट्यूब पेज लाजमी देखें। और उर्दू आपने आसान कर दी आयशा, सबसे पहले तो बच्चों के लिए याद करना, जो कि शायद उनको मुश्किल इसलिए लगती है कि हमारे बच्चे अभी पैदा ही हुए होते हैं तो हम उनको अंग्रेज़ी के कार्टून सिखाते हैं, मोबाइल फ़ोन दे दिया प्लस फोनिक्स और A to Z, तो उनको पता ही है कि हमें उनको असपर आते हैं, लेकिन उर्दू में फिर वो बच्चे हमारे मार खा जाते हैं। उसकी एक रीज़न है कि हमारे पास उर्दू फोनिक्स नहीं है, या उर्दू की वीडियोस इस तरह की मौजूद नहीं, या हम बच्चों को इतना टाइम नहीं दे रहे। बस अब मैं नहीं बोलूँगी, अब आप बाकी बताएं मुझे। मैं क्योंकि मेरे 25 इयर्स के करियर में जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की, तो देन आई गॉट टू रियलाइज़ कि हमारे यहाँ पे जो 75% स्कूल्स थे, उनका पहला फोकस क्या होता है, बच्चा अंग्रेज़ी बोल ले। ठीक है, माँ बाप को भी ये फ़ील होता है कि मैं इतनी ज़्यादा फ़ीस देता हूँ, इतने टॉप नॉट स्कूल में भेजता हूँ, मेरे बच्चे को अंग्रेज़ी तो ज़रूर बोलनी चाहिए। और हम अपने घर में भी मोस्टली ये कोशिश करते हैं कि हमारा फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है वो अंग्रेज़ी ही बन जाए। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने 99% जब बाहर पब्लिक में निकलना है, सोशलाइज़ करना है, तो नॉर्मली उर्दू ही बोलनी है। अब जब उर्दू को हम थोड़ा सा पीछे रखते हैं और इंग्लिश को सामने ले आते हैं, तो बच्चों के लिए इंग्लिश की सारी चीज़ें तो हो जाती हैं आसान। जब एज सब्जेक्ट आप उर्दू की तरफ आते हो, तो वहाँ पे फिर पेरेंट्स को लगता है एक धचका, और फिर टीचर पे और पेरेंट पे, और सबसे बुरी बात जो बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है। तो उसको हमने कभी भी इस तरह से फ़न तरीके से पढ़ाने की कोशिश नहीं की जैसे हम इंग्लिश के लिए कर रहे होते। तो तब मैंने सोचा कि यार कुछ करने की ज़रूरत है। तो देन वी स्टार्टेड, मी एंड माय हस्बैंड, कि कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो फिर हमने अलिफ बे को सोचा। आज मुझे ये फील होता है कि कितनी ज़रूरत थी, क्योंकि इतना बड़ा व्यूअर जो था वो अलिफ बे के पीछे आया, और उन्होंने मुझे, मतलब लाइक आप ये सोचें कि कोई मरी का गांव है जहाँ पे वो लोग मुझे अप्रोच करके उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया कि आपकी वीडियो की वजह से हमारे बच्चे इतनी खुशी से अलिफ बे करते हैं कि हमें बहुत मज़ा आता है। तो मुझे लगा कि ये एक फल था जो मुझे मिल गया अपने उस मेहनत का। बिल्कुल। और आई एम श्योर कि जो अब्रॉड में जितने भी पाकिस्तानी हमारे जो जितनी भी हमारी फैमिलीज़ के हमारे लोग गए हुए हैं, वहाँ के बच्चों के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि वहाँ के बच्चे ऑब्वियसली जो स्कूल में भी जा रहे हैं तो अंग्रेज़ी है, या किसी भी कंट्री में अगर है तो उर्दू वहाँ पे एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जाती। तो मैंने अक्सर अपनी कुछ फ्रेंड्स या फैमिली में देखा है कि जो मदर्स हैं उनको उर्दू कार्टून्स लगा कर देती हैं कि आप उर्दू सीखो, उर्दू साफ बोलो, और उसमें अगर लर्निंग के लिए आप उर्दू लिख भी सको या जान सको, या बच्चे वो प्रॉपर सीख सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म माओ के लिए बड़ा आसान हो चुका है। एग्जैक्टली। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दो ऐसे क्लाइंट तो नहीं कहना चाहिए, व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे लाइक कोई नॉर्वे का कोई एक जगह थी, कोई एक आइलैंड की, जहाँ पे बिल्कुल भी आपके पास कोई उर्दू का, और क्योंकि वो पेरेंट्स थोड़ी अपने रूट से भी टच रहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जब ये ददयाल में या ननिहाल में पाकिस्तान आए तो इनको थोड़ा बहुत उर्दू का पता हो। मतलब उनके लिए शायद उर्दू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमारे लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल कोई एक्सपोजर नहीं है।
तो दे वर सो हैप्पी कि आपकी पोइम से इसने अलिफ-बे भी सीख लिए, इसको वो ज्वाइन करके आवाज़ों से वर्ड्स भी पढ़ने आ गए आयशा। तो ये बहुत मुश्किल नहीं था कभी भी, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन का थोड़ा सा था कि अगर एक बच्चों को डायरेक्शन मिल जाती है वो इंजॉय करते और सीख लेते। अच्छा आयशा, आपको कैसा लगता है जब आपको कोई मदर कहती है कि मेरा जो बच्चा है वो बहुत वीक है उर्दू में, या जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा ना कि हम अंग्रेज़ी तो फोनिक्स तो उनको अंग्रेज़ी आते ही हैं, या इंग्लिश तो वो कार्टून्स के थ्रू या स्कूल में भी अब मस्त कर ही रहे होते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब मुझे कोई कहता है, क्योंकि भाई वी आर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी और पंजाबी भाई, और जब कोई कहे कि मेरे बच्चे को उर्दू नहीं आती या वो उर्दू, मुझे बहुत भाई क्यों नहीं आती है, क्या वजह है? सोचने की बात है। तो ये एक डिलेमा नहीं है, हम बहुत दूर नहीं जा रहे हैं अपनी लैंग्वेज से। है उसका रीज़न सबसे बड़ा फिर वही बात है नबीहा, ये है कि हम बच्चों को उर्दू का एक्सपोजर देते नहीं हैं। हम उर्दू को एक मतलब लाइक ऐसे बना लेते हैं कि नहीं ये स्कूल से आ रहा है तो उर्दू क्यों बोल रहा है, इसको इंग्लिश बोलनी चाहिए ना, क्योंकि वी आर पेइंग टू द स्कूल कि वो एक इंग्लिश में बात करे उसको, और हमें बड़ा शो ऑफ करना भी अच्छा लगता है कि बच्चे इंग्लिश। मेरे ख्याल में अगर बच्चा दोनों लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम कर रहा है तो ये क्रेडिट है फॉर द पेरेंट्स, फॉर द टीचर और फॉर द चाइल्ड, कि उसको ही और शी शुड फील प्राउड कि मैं तो दो लैंग्वेजेस बोल सकता हूं। रिश्तेदारों पे एक्स कैसे डलेगा ना, वो एक्स तो डालना है ना। अब वो एक खातून आई, अब नाम तो नहीं ले सकती जाहिर सी बात है, तो उनकी बेटी आई, उनकी बड़ी प्यारी बेटी माशाल्लाह, तो उसने मामा मामा मुझे जो है वो उसने आके बात करना शुरू कर दी उर्दू में। उसकी मदर ने बड़े आराम से, अच्छा वो बिल्कुल मेरे साथ बैठी, उन्होंने कहा टॉक इन इंग्लिश। और क्यों कहा, क्योंकि पीछे वो जो नानी दादी बैठी है वो बड़ा खुश होकर सबको बताएगी कि देखा मेरी पोती जेड़ी है वो ते पर अंग्रेजी बोल दे। हम मल्टीपल टाइप फौरन से पहले अपनी बेटी को मना कर दिया कि टॉक इन इंग्लिश। हम ये क्यों होता है मेरे पास, क्योंकि मल्टीपल फैमिलीज़ के बच्चे आते हैं, मल्टीपल बैकग्राउंड्स हैं सबकी। अब जो स्पेशली ये ऐसी फैमिलीज़ होती है ना, ऐसी से मेरा मुराद है कि थोड़ा सा फ्यूडरल बैकग्राउंड होता है कुछ ऐसे, उनको बड़ा होता है आयशा नु को अंग्रेजी दियाँ ज़्यादा पोइमा बनाए ना, मतलब कि उनको ये लगता था कि मैं उर्दू क्यों सिखा रही हूँ। जबकि मेरे पास जब इवन एचएसएन के बच्चे भी आते हैं टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, तो सबसे बड़ा मसला उर्दू होता है, सबसे बड़ा मसला, क्योंकि आपने उसकी रूट को नहीं पकड़ा होता। आप इंग्लिश की रूट को तो पकड़ लेते हो फोनिक से, लेकिन उर्दू के फोनिक की रूट को कोई नहीं पकड़ता। तभी तक बच्चों को हमेशा जो है वो बाबा लिखना भी उतना मुश्किल लगता है, जबकि इंग्लिश में नहीं लगता। तो दिस वाज द रीज़न कि आप उसकी भी फोनिक्स को उसी तरह पकड़ो जिस तरह आप इंग्लिश की को पकड़े हो। जैसे इंग्लिश आसान है उसी तरह से उर्दू आसान हो जाएगी। ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था कभी भी, लेकिन सिर्फ ये था कि डायरेक्शन नहीं थी बच्चों के पास। सो आई एम सो ग्लैड, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जितनी मुझे अप्रिसिएशन मिलती है उससे मुझे आइडिया होता है कि ठीक है आई एम ऑन द राइट ट्रैक, कि कुछ हेल्प हो रही है पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी और सबकी। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएगा कि बच्चों के लिए राइट एज, क्योंकि आपने बताया कि आप 25 ईयर्स से आप इस फील्ड में माशाल्लाह हैं, और बस बार बार नहीं कहना आपने वरना फिर नहीं माशाल्लाह लगेगा माशाल्लाह नहीं और फिट माशाल्लाह। तो बड़ी इस पे डिबेट चल रही है आजकल, और क्या पिछले चंद सालों से कि बच्चों के लिए कौन सी राइट एज है कि उनको स्कूल करवाया जाए। होम स्कूलिंग की बहुत चर्चा हो गई अचानक से, यू नो। अच्छा मुझे तो वो भी लगता है कि बच्चों का जो सोशलाइजिंग है, या जो यू नो बच्चे पेरेंट्स के कहाँ काबू आते हैं, हमारे बच्चे तो टीचर के फैंस हैं और होना भी चाहिए, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, एक तो राइट एज के बारे में मैंने पूछा, और होम स्कूलिंग को चले हम जरा आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन राइट एज आप क्या समझती हैं कि बच्चों की क्या होनी चाहिए? नबीहा, राइट एज जो है ना, एज का हमारे मतलब लाइक हमारे पाकिस्तान में या हमारा जो एक खत्ता है ना, उसमें होता है एक ब्रैकेट। आफ्टर 1 डेकेड चेंज हो जाती है, हम लोगों को 3 साल की उम्र में स्कूल भेज दिया। मैं ये बताने लगी हूँ कि एक फिर भी एक ब्रैकेट होता है ना कि आपने 3 to 5 में भेजना है, वो एक ब्रैकेट है कि ठीक है इसके अंदर आपने भेजना है, मोर और लेस आप 3 में भेज दोगे या 4 में भेज दोगे, या बहुत भी लेट हो गया फॉर सम रीज़न तो आप 5 में भेज दोगे। बट मेरे ख्याल में इस ब्रैकेट के अंदर अंदर आप कभी भी भेज सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो चीज़ यू नीड टू कीप इन योर माइंड वो ये है कि वो जो मैं हमेशा कहती हूँ कि माइलस्टोन्स अचीव करना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि जो 6-7 ईयर्स फर्स्ट होते हैं वो ही फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, ठीक है, उसमें से आधी उम्र तो वो आपके साथ ही है। बिल्कुल सी 6 इयर्स में से आधा टाइम तो वो हमारे साथ है। प्री स्कूल है 6 इयर्स तक तकरीबन। 6 में आपने 1 में जाना है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू हमारे पाकिस्तान के जो स्टैंडर्ड्स है उसमें 6 में यू शुड बी इन 1। तो उसमें जो 6 के अंदर से 3 साल तो मेरे साथ ही है मेरा बच्चा,
बाकी के 3 साल वो टीचर के साथ है। तो हाउ कम कि मैं ये ना सोचूं कि जो आधा टाइम मेरे साथ था मैंने उसमें उसके साथ कुछ नहीं किया। तो इस टाइम के अंदर आप अगर आपके बच्चे ने मतलब हमारा बच्चा ठीक है टॉयलेट ट्रेन भी हो गया, इंस्ट्रक्शंस भी थोड़ी बहुत फॉलो कर लेता है और मतलब लाइक एक्सप्रेस भी कर सकता है अगर वो किसी पेन में है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो टीचर को बता दे। इफ़ ही इज़ लाइक ये सारी उसने डेली रूटीन सारा कुछ कर लिया है तो आप उसको 3 में 4 में 4.5 और अराउंड 5 यू कैन सेंड टू। मतलब उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट सिस्टम हमारा जो है वो इतना इवॉल्व मुझे लगता है कि टाइम के साथ हुआ है। हमारे वक्तों में तो मुझे तो अपना बहुत अच्छे से याद है, मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है मेरे स्कूल की कि तब टीचर्स भी बड़ा ज़रा सख्त हुआ करती थी, डंडे भी हाथ में हुआ करते थे यू नो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मारने ही प्यार वाला सारा वो पैटर्न स्टार्ट हुआ। लेकिन अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चों को हम घर में ट्यूशन या एकेडमी के ज़रिए जो है उनकी जो स्टार्टिंग जो भी उसने प्री स्कूल में जाके जो भी सीखना है वो हम घर में वो उसको हम बेसिक अलिफ से ये तक और A to Z या जो भी शेप्स हैं वो हम घर में सब कुछ करवा देंगे। उसके बाद इसको सीधा किसी बड़े ग्रेड में इसको करवाएंगे और फिर एक आपको पता है एक टेस्ट होता है देन बच्चों का एडमिशन। आप समझती हैं कि ये ठीक है या बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाना चाहिए, उनका एडमिशन करवाना चाहिए? क्योंकि वो जो डिसिप्लिन है, जो बच्चे ने सुबह उठना है, जो पीयर ग्रुप को बातें करनी है, जो टीचर एक क्लास में डिसिप्लिन सिखा रही है, वो बेसिक ट्रेनिंग तो प्री स्कूल की बेसिकली वही है ना कि बच्चा उस एक सर्कल को फॉलो करना शुरू हो जाए, डिसिप्लिन में आ जाए। तो दोनों में से आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर है? सी इट डिपेंड्स। मतलब लाइक अगर तो कोई आप ऐसी सिचुएशन में हो, जैसे मेरे पास बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते और मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि स्कूल जो है वो आउट ऑफ टाउन है। मतलब आप हिमाइन के पास आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वो जॉब्स वहाँ पे करते हैं, नहीं भेज सकते। कोई आइलैंड की कोई एक थी लेडी बेचारी, वो उसके आसपास कोई स्कूल नहीं था, वो नहीं भेज सकती थी। तो देन होम स्कूलिंग इज़ फाइन। ठीक, आपने वो सब चीज़ें सीखनी है। जैसे मैं कहती हूँ कि ठीक है वही सब चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं, इफ़ दे कैन लर्न तो आप भी लर्न कर सकते हो। आप वो सब चीज़ें सीखो, अपने बच्चे को सिखाओ एंड यू कैन प्रिपेयर योर चाइल्ड। कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब वो होम स्कूलिंग आप घर में कर सकते हो टिल 5 years। लेकिन अगर आप मतलब आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप अच्छे स्कूल में भी भेज सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो फिर खाली ये मत सोचें कि मैं होम स्कूलिंग करूँ, मैं क्लास 1 में भिजवाऊँ, क्योंकि क्लास 1 में वो जाएगा 6 years के अंदर। ठीक है, उस वक्त वो सेपरेशन एंजाइटी जो उसने बड़ी छोटी एज में कर लेनी थी ना, वो सारे चीज़ें उसको अब इस एज में आके करनी है जब जहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर भी थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो फिर उसको इतनी मुश्किल में ना डालें। ठीक है, तब आप उसको स्कूल ज़रूर भेजें। लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ पे आप नहीं भेज सकते तो होम स्कूलिंग इज टोटली फाइन। आप समझती हैं कि ये वेरी भी करता है हर बच्चे के हिसाब से कि डिपेंड्स कि आपके बच्चों का, फॉर एग्जांपल मैं इसको आसान इसलिए करूँगी सुनने वालों के लिए कि जैसे आई हैव माशाल्लाह 3 kids और जो भी बड़े 2 हैं, मतलब सेलिना, वो हमेशा से मुझे लगता है कि यू नो ममा आज स्कूल नहीं जाना या यू नो नींद आ गई या यू नो टमी में पेन हो गई। लेकिन मैं देखती हूँ कि जो मेरा बेटा है उसका जो टोटली एक इंटरेस्ट है, क्योंकि जब मैं सेलिना को पिक करने जाती हूँ तो वो तो स्कूल से भाई बाहर ही नहीं निकलता, यू नो प्लेग्राउंड्स में जाने और क्लासरूम का। सो इट डिपेंड्स कि आपका बच्चा कितना रेडी है बिल्कुल जाने के लिए। बिल्कुल, ये रेडी जो वर्ड है ना, ये मैं मल्टीपल टाइम्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि मैं कितना इस पे जोर देती हूँ कि आपने बच्चे को नहीं भेजना तब तक स्कूल जब तक वो मेंटली तैयार नहीं है। ना सोचें प्लीज़, ये मत सोचें कि लेट हो, कितना लेट हो गया। मुझे लगता है कि मेरा बेटा अभी ही इज जस्ट 2 years old है ना, तो और बेटी माशाल्लाह शी इज़ गोइंग टू 1 इंशाल्लाह सितंबर में। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने मियाँ से अक्सर डिस्कस करती हूँ, मुझे लगता है कि यार आप कभी के साथ ना बहुत जुल्म कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऐसा लगता होगा कि हमने उसको ना इस घर में बंद कर दिया, यू नो बाहर जाना चाहता है और वो बाहर देखना चाहता है, क्योंकि बच्चों के पास हम कितनी एक्टिविटी कर लेंगे ना। लेकिन अगर वो प्ले ग्रुप में जाएगा तो आई थिंक कि वो बहुत सीखेगा अपनी जो उसमें, क्योंकि कुछ बच्चों में माशाल्लाह बहुत एनर्जी होती है, यू नो वो जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को आई थिंक कि बिल्कुल करें, मतलब उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन ये है कि वो एक
उसको फॉर्मल एजुकेशन की तरफ ना नहीं लेकर लेके जाएं अभी, जाएं, मतलब इनफॉर्मली स्टार्ट करें। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मतलब मैंने भी वहाँ काम किया हुआ है, आप वहाँ भेज सकते हैं जहाँ फन विद लर्निंग है, मतलब ठीक है वो सोशलाइज करना सीखते हैं, वो जो अंदर की एनर्जी है ना जो उबल उबल के बाहर आ रही है, दे कैन यूज दैट ना, और उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से, मतलब रादर कि आप घर में फजूल बैठ के जो है एक गलत चीज़ें सीख रहे हो, थोड़ा डिस्ट्रक्टिव माइंड हो रहा है, उससे बेहतर है कि उसको किसी एक कंपोज जगह पे भेज दें जहाँ वो डिसिप्लिन सीखे। वहाँ क्या होता है, मतलब वीडियो हो गया, अब आपने 15 मिनट्स के लिए वीडियो लेसन कर लिया, नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग आ गई, आपने स्टोरी टेलिंग कर ली, सी कंस्ट्रक्टिव तरीके से। ही इज़ नॉट वेस्टिंग हिज टाइम, लाइक थोड़ा सा यूजफुली टाइम को थोड़ा मतलब लाइक ट्रांसफॉर्म करो आप टाइम को, तो वो ज़रूर करें। अगर जैसे आप हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो ऑब्वियसली आप भेज सकते हो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो हर उस चीज़ के लिए रेडी हो जाए जो आप बीइंग मदर नहीं कर पा रहे, लेकिन वो आपके बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल स्कूलिंग के लिए प्रिपेयर। प्ले ग्रुप का तो कॉन्सेप्ट भी, प्ले ग्रुप, हाँ प्ले ग्रुप तो वो होता ही इसलिए है ना कि जैसे आपके जैसे पेरेंट्स हैं और बिजी पेरेंट्स हैं जो कि उस तरह से बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो होता ही इसलिए वन स्टेप बिफोर फॉर्मल स्कूलिंग। वो प्ले ग्रुप बना ही इसलिए था, ठीक है, हमारे ज़माने में नहीं होता था वो, क्योंकि हमारी माँ ने कहाँ जाना होता, हम तो सीधा वो नर्सरी प्रेप में उसके 1 में चले गए। आपका तो अच्छा वाला होगा, मेरा तो बहुत ही कोई पुराना ज़माना। तो इसलिए तब बिल्कुल भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं था कि तब वर्किंग मदर्स नहीं होती थी, दे हैड टाइम कि वो बच्चे के, हालांकि तब उनको बेचारों को वैसे कोई आइडिया नहीं था कि उन्होंने हमें कैसे प्रिपेयर करना है, बट अब बिकॉज पीपल अब हमारा इतना फास्ट मॉडर्न एज है कि इसमें एवरीबडी इज़ वर्किंग, तो बच्चों के लिए टाइम थोड़ा कम निकाल पहले पाते तो आपकी इस बात से मुझे याद है कि पहले तो हर एक बच्चे का वो बर्थ सर्टिफिकेट वो 2-3 साल आगे करवाए कि ये इसकी एज जो है, और अब तो आप देखें कि स्कूल का क्राइटेरिया है कि उन्होंने सबसे पहले ऊपर मेंशन किया होता है कि भाई जो 1 ईयर के लिए जो क्राइटेरिया है वो 6 ईयर एज ये होनी ही चाहिए। तो पहले पेरेंट्स इवन कि आपकी बर्थडेज तक के डेज जो होते हैं वो रजिस्टर में हमारे पास रिकॉर्ड होता था, वेयर आई वाज वर्किंग लास्ट सिंस लाइक मतलब कोई बिफोर 4 years पहले तक जहाँ मैं काम कर रही थी, तो वी वर हैविंग रिकॉर्ड कि आपका एक एक दिन काउंट हो रहा होता था, क्योंकि दे वर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द, मतलब कोई ऐसे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे उनको एज के हिसाब से ही बच्चा लेना है, तो एक एक दिन इवन काउंट करके लिख रहे होते थे कि जी इस दिन उसने इतने ईयर्स का और इतने मंथ्स का और इतने डेज़ का हो जाना है। तो हमारे ज़माने में तो मतलब लाइक मैं अगर अपने ज़माने की बात करूँ तो उस वक्त तो बच्चों को लाइक 5, 5.5 और 6 की उम्र में स्कूल स्टार्ट हो रहा होता था, सी, तो इसलिए मैं उनमें से ही हूँ, ठीक है, तो इसलिए अब तो काफ़ी चीज़ें लाइक फ़र्क। अच्छा आयशा, आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए थोड़ी सी जो डांट डपट है वो कितनी ज़रूरी है? थोड़ा सा होना चाहिए, ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि समटाइम बच्चे वो किक नहीं आ रही होती है, तो बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए भी एक आप समझती हैं कि थोड़ा सा पेरेंट्स में या टीचर में वो होना चाहिए, या आप बिल्कुल ही समझती हैं कि नहीं बहुत पैम्पर करके बच्चों को और बहुत प्यार से, या बिल्कुल भी कुछ ये दो अलग अलग हम डिफरेंट पॉलिसीज देखते हैं या दो ट्रैक्स देखते हैं कि वहाँ पे उस तरह से होम स्कूलिंग भी की जा रही होती है, या हमारे जो प्री स्कूल हैं उसमें भी एक या तो बहुत एक्सट्रीम है, कुछ स्कूल जैसे जहाँ पे बहुत बच्चों को पैम्पर करके रखा जाता है, जबकि उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं जो अदर स्कूल्स हैं वहाँ पे डिसिप्लिन करने के लिए बच्चों को थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे टीचर और बच्चे रहते हैं। क्या आपके इस करियर में इतने सालों में आपने क्या ऑब्जर्व किया? मॉडरेट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं आती, इसमें कोई मतलब मारपीट भी नहीं आती, लेकिन इसमें वो जो आप डिस्टेंस जिसकी बात कर रहे हो ना, वो उस पर मैं इतना बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को गोद में बिठा के भी पढ़ा रही होती हूँ, लेकिन फर्म एक टोन होता है टीचर का, मदर का एक टोन होता है जिसको वो अंडरस्टैंड करता है कि हाँ इस टोन पे मैंने बात सुननी है। ऐसा स्पीकर नहीं आपका होना चाहिए जो हर वक्त बज रहा है और ही इज नॉट इवन बॉदरिंग कि कौन बोल रहा है कौन नहीं, सुल्तान राय वाला ना होना। उस टोन में वेरिएशन होना बड़ा ज़रूरी है कि वो उस वेरिएशन को पता है कि हाँ अब ये मुझे इस पे प्यार से, मतलब ठीक है मामा मैं कर सकता हूँ मैनिपुलेट मामा या टीचर को, लेकिन इस टोन पे मेरी कोई नहीं सुने। मामा को तो वो टोन की भी जरूरत ही पड़ेगी, वो आंखें काफी होती हैं। वो आंखें बड़ी ज़रूरी है, वो टीचर के लिए भी बड़ी ज़रूरी है, मामा के लिए भी ज़रूरी है, बस वो आँख काफ़ी है, ठीक है, मेहमान भी गए हैं तो वो आँख का इशारा काफ़ी है, कहीं बिठाना है तो ठीक है, बस दैट्स फाइन। इसके लिए अगर आपको ये लगता है कि आप एक लगाएंगे और उसके बाद कोई नहीं, वहाँ तक पहुँचे ही ना आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ तक जाने की। अब तो खैर वो एक कहते हैं ना कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, तो हमारे ज़माने में तो खैर अलग बात थी, लेकिन अब मैं ये बिलीव करती हूँ कि ठीक है अगर आपका टोन है, आपको पता है नो मैटर आपका बच्चा आपसे 3 इंच ऊंचा हो गया, लेकिन अगर उसको अभी आपको पता है कि मैंने इसको कैसे ट्रेन किया, तो आपकी बात सुननी चाहिए उसको। ये नहीं हो सकता कि आप पेरेंट हैं,
आपका बच्चा है, वो पेरेंट नहीं है, और उसको आपने पेरेंट बनने भी नहीं देना। ये ज़रूर उसको याद करा के और उसको बावर कराना है बार बार, आई एम द मदर, ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, वी कैन डिस्कस एनीथिंग, लेकिन आई एम द मदर, ठीक है, आई नो बेटर देन यू, मैंने आपसे ज़्यादा लाइफ देखी है और मुझे ज़्यादा पता है, तो जो मामा कह रही है उसको सुनना है। बिल्कुल। अगर आप ये उसको ट्रेन करेंगे, वो टीचर की बात भी सुनेगा। अगर वो घर में किसी की बात नहीं सुन रहा, वो स्कूल में भी फेल है, फिर उसे स्कूल में भी नहीं सुननी, बिकॉज उसको हैबिट ही नहीं है किसी बड़े की बात को या ऑर्डर को फॉलो करना। ठीक, अच्छा एक सवाल मैं आपसे बीइंग अ मदर भी पूछना चाहूँगी, सब माओं के उस हवाले से कि आई एम श्योर कि बड़ी डिबेट रहती होगी ना मियाँ बीवी की आपस में। मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बड़ी बहस के किस स्कूल में करवाना है, या स्कूलिंग कैसी होनी चाहिए, या घर का माहौल, इन्वायरमेंट, या बच्चों की तरबियत के लिए आपको आई थिंक हेल्दी डिस्कशंस जो हैं वो मियाँ बीवी में होनी चाहिए बच्चों के हवाले से। तो उनका बड़ा डिफरेंट स्टांस आता है बेटे को लेकर या बेटी को लेकर कि बेटे को बहुत डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है, ये लड़का है, हाइपर है, ये ऐसा हो जाएगा, तो इसको ऐसे स्कूल में करवाएंगे जहाँ बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं आप कि ऐसी आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स या बच्चे चूँकि ज़्यादातर माओं के पास होते हैं और वही उनको, क्योंकि हस्बैंड्स या जो बच्चों के बाप होते हैं वो तो उतना टाइम नहीं दे पाते काम के लिए, कुछ उस तरह से वक्त जिस तरह से माओं के करीब बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते। ऐसी कौन सी गलतियाँ आपको लगता है कि पेरेंट्स या माएँ खासकर कर देती हैं इस टाइम में, जो कि आपने बताया कि स्कूल में 3 to 5 की ब्रैकेट है, इसमें स्कूल करवा देना चाहिए, या फॉर एग्जाम्पल इसको मज़ीद आसान कर देते हैं कि फ़ोन पकड़ा देना बहुत कॉमन है, हर बच्चे के हाथ में आजकल मैंने देखा है कि फ़ोन एक होता है, हर बच्चे का अलग अलग। तो ऐसी और कौन सी गलतियाँ आपको लगता है कि भाई पेरेंट्स या माएँ भाई ये तो बिल्कुल मत करें अगर अपने बच्चों का भला चाहती हैं? सी इट डिपेंड्स। कुछ फैमिलीज़ में मुझे ये लगता है कि जैसे मैं आई एम लिटिल स्ट्रिक्ट, बच्चों से कम, पेरेंट्स से ज़्यादा। ठीक, मुझे लग रहा होता है कि मैं बच्चों से ठीक हूँ, लेकिन पेरेंट्स को लग रहा होता है, आंखें मतलब उनको लग रहा होता है कि ये आयशा के टोन कैसा है। लेकिन मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के साथ इसलिए होती हूँ कि आप मेरी बात को समझ सकते हैं, ये बहुत छोटा है। आपने अपने घर का एनवायरनमेंट जैसा बनाया है, आपका बच्चा बाहर जाके वैसा बिहेव करेगा। सी अगर आप उसको गैजेट्री में इतना इन्वॉल्व किया हुआ है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है स्क्रीन का, मतलब बैठा हुआ है बच्चा तो वो लेटा हुआ है, आप उसके मुंह में यूं वाले डाल रहे हैं, बच्चा यहाँ बिजी है। बच्चे की दुनिया सिर्फ ये 1 फुट जो है ना यहाँ तक की है। अब इससे वो जैसे ही बाहर निकलता है और आप छीनते हो या कुछ करते हो, तो वो फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी जो आपने अपने बच्चे के अंदर डाल दी है, उसके जिम्मेदार आप हैं। उसकी दुनिया यहाँ तक थी, उससे बाहर हर चीज़ उसको बोरिंग लग रही। सी जल्दी जल्दी पिक्चर्स चेंज हो रही हैं, कलर्स हैं, मतलब ब्राइट स्क्रीन है, सब कुछ है। जैसे वो इधर से आंखें हटाता है, उसको ये डल एनवायरनमेंट लगता है कि ये तो बहुत स्लो हो रही है सारी मूवमेंट्स, अगेन आई एम देयर। इससे बच्चे का ब्रेन, बच्चे की मेंटल हेल्थ, बच्चे की फिजिकल हेल्थ, बच्चे का इवन डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपने कभी नहीं सोचा होगा, बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स, एवरीथिंग इफेक्ट्स। मतलब आपकी सोच से भी वो चीज़ बाहर है कि वो कितना बच्चे को जो है वो आने वाले टाइम के लिए कितना ज़्यादा उस बेचारे के लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये बच्चा नहीं समझ सकता, ये आपको जानना है। सेकेंड थिंग जो मुझे शुक्र है ये जगह मिली और मैंने बतानी है, वो है जंक फूड। यू कैन नेवर बिलीव कि जंक फूड हमारे बच्चों को कैसे स्पॉइल कर रहा है ये आने वाले दिनों में। जंक फूड आपके बच्चे की ब्रेन जो कि स्पीड इवन स्लो कर रहा है। वही बात है कि वो आपके रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को भी स्लो कर रहा है। वो आपके बिहेवियर को, जो सोशली आप टिक के बच्चे नहीं बैठ रहे होते, हाइपर हो रहे होते हैं, क्योंकि आप इतना शुगर उनको दे रहे हो, इतना शुगर दे रहे हो कि बच्चे हाइपर हैं। जब हाइपर है तो वो फोकस कैसे करेंगे? करेक्ट। आप कैसे उनको ये कहते हो कि उनका कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो 5 से 10 मिनट का हो जाए और आप चाहते हैं वो घंटा बैठ के काम करता रहे? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप जो उसको अंदर उसके डाल रहे हैं वो आपको उसी का ही इफेक्ट देगा। बिल्कुल। सो प्लीज़, स्क्रीन एंड फूड, ये दोनों ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि प्लीज़ इस पे हर पेरेंट को सोचना। तो आप देखें ना कि हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं, इनको अच्छे कपड़े पहना दें, इनको बेहतरीन खाना खिला दें, लेकिन हम एक्चुअली उनको जहर दे रहे हैं, जंक फूड दे रहे हैं और मोबाइल फ़ोन दे दिया, जो सबसे मुझे
खौफ आता है। और अक्सर मैं कभी किसी कज़न्स को या फैमिली फ्रेंड से बताऊं कि मेरे बच्चों के पास अलग से कोई फ़ोन नहीं है, एक आईपैड है जो कि मैंने अलमारी में बहुत ऊपर करके रखा हुआ है, सो वो किसी को यकीन करवाना भी एक बड़ा मुश्किल बात है। हाँ, मैं टीवी पर उनका स्क्रीन टाइम मैंने रखा हुआ है कि अब चलो भाई आप, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली कार्टून्स उनको लेकिन इतने टाइम के लिए आप टीवी पे देखें, फ़ोन पास मौजूद नहीं है। क्योंकि एक टाइम या एक एज आई थिंक कि आनी है कि बच्चों ने तो वो ले ही लेने हैं ना, लेकिन आप जितना मैक्सिमम उसको खींच सकते हैं उस टाइम को, कि जितना मैक्सिमम टाइम। अच्छा, अब जैसे सेलिना की मैं एग्जांपल दूंगी कि अब उसको फ़ोन की क्रेविंग ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि तो मिलना ही नहीं है। How old is she now? She is 4.5. She is going to be 5 in inshallah coming month. तो 5 साल तक मैंने उसको नहीं पता कि फ़ोन मैंने स्क्रॉल करना है, हालांकि उसको आता है यूज़ करना, लेकिन उसको मिला नहीं कभी आज सच के भाई अब घंटा या 2 घंटे वो बैठी हुई है और देख लो। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी एक गलती है कि जब आपने फिर एक बार बच्चों को एडिक्ट कर दिया then there is no coming back. फिर जुल्म है। अगर आप ये एडिक्शन आप तब ख़त्म करने की कोशिश करोगे जब आपको अचानक वन वेरी फाइन मॉर्निंग ये लगेगा कि ये तो कुछ ख़राब हो रहा है, तब अगर आपने छुड़वाया तो ये जुल्म है उस बच्चे के ऊपर, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी आपने आज उसको देनी है, आप उसको उस दिन देते हैं। रो लो जमीन पे बैठ के, बेटा रो लो, जो करना है करना, फोन नहीं मिलना, फोन नहीं मिलना आपको, ये होना चाहिए। रोना आप ऑब्वियसली आपके फेशियल मसल्स जो है उनके लिए भी ज़रूरी है, रोना इज़ नॉट बैड, लेकिन वो स्ट्रेस जो वो अंदर लेंगे उस वक्त जब आपने उनसे छीनना है, वो स्ट्रेस दैट इज़ बैड। ठीक, वो स्ट्रेस बहुत बुरा। अच्छा, ये सवाल जो कि मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अक्सर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अच्छा अब तो हम ये फलाने स्कूल में अपने बच्चों को करवा देंगे जिसकी बहुत भारी भरकम फीस है, और हमारा बच्चा तो देखो भाई इसी स्कूल में जाएगा, वरना तो यही जाएगा तो हमारा बच्चा तो साइंटिस्ट बन के यहाँ से बाहर निकलेगा और बस उसके अलावा तो कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ये अप्रोच कितनी हद तक आपको ठीक लगती है? हाँ देखिए, हर एक की ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी होगी, क्योंकि हमारा बच्चे जो हैं वो अच्छी से अच्छी उनकी स्कूलिंग हो, उनको बेहतरीन उस्ताद ज़िंदगी में मिले, बेहतरीन ऐसा स्कूल हो जहाँ से वो सीख कर आएँ, कुछ लर्न करें वहाँ से। लेकिन ये ही अप्रोच रखना कि अब तो भाई ये ही स्कूल इसको संवार सकता है, ऐसा होता है? नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज देखिए वही बात है कि मैं क्योंकि ख़ुद ऐसे स्कूल में रही हूँ, मैंने काम किया है, तो अगर मैं आपको ये क्यों मुझे रियलाइज़ हुआ था, क्योंकि हर एक ही अप्रोच में और हर एक ही एक्सेस में वो स्कूल नहीं था जिस स्कूल के लिए हम ड्रीम करते हैं ना, क्योंकि ड्रीम करना तो हर पेरेंट का हक है, चाहे उसके पास उतने पैसे हैं या नहीं हैं। तो आप क्यों भेज रहे हो आप अपने बच्चे को वो बिल्डिंग और वो सारी, मतलब एक जिसको कहते हैं ना वो चमकती सी चीज़ें, अच्छे स्विंग्स और डैंडी टीचर्स और ये वो, इन सब चीज़ों के लिए आप भेज रहे हो कि आपको प्रोटोकॉल, आप एक्चुअली अपना प्रोटोकॉल चाह रहे हो कि आप स्नैप पे स्टोरी लगा सकें। एग्जैक्टली, ये हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं ना, हम क्या करें, मजबूर है शायद ये। आप अपना प्रोटोकॉल चाह रहे हो, बच्चे को तो ये पता भी नहीं है कि मैं किस स्कूल में जा रहा हूँ। ये वैल्यू जो आपके अंदर गलत है, यू आर ट्रांसफरिंग दिस वैल्यू इनटू योर चाइल्ड। आप वो वैल्यू अच्छी इनकलकेट करने की बजाय ये वैल्यू अपने बच्चे के अंदर डाल रहे हो कि यू नीड प्रोटोकॉल। आप जाते हैं, आपको पता है कि टीचर ने मेरे सामने मतलब लाइक प्रोटोकॉल आपको मिलना है, एडमिन ने आपको प्रोटोकॉल देना है। वही अगर आप कोई बी क्लास स्कूल में अपने बच्चे को डालते हो तो जाहिर है आपको वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता। तो इससे मुझे ये फील हुआ कि मैं उन पेरेंट्स को एजुकेट करूं जो अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं भेज सकते, बिकॉज आई एम टीचिंग देयर, तो टीचर तो मैं ही हूँ, तो मैं आपको वो स्टैंडर्ड्स और वो चीज़ें बताती हूँ जो हम वहाँ पढ़ाते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप अफोर्ड करते हो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, ज़रूर भेजें, लेकिन अगर आप नहीं करते तो आप वो चीज़ें सीख लें, क्योंकि आपके नज़दीक इम्पॉर्टेंट क्या है, जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आपके नज़दीक वो बिल्डिंग और वो सारा कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है। स्कूल का इंतखाब इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो घर की बच्चे की लर्निंग और तरबियत है, एग्जैक्टली, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नबिया, आप खुद मेरी इस बात से इत्तेफाक करोगे कि आप एक ट्रायंगल देखते हो, बच्चा, पेरेंट, टीचर, इनमें से किसी एक जगह भी अगर कोई झोल है तो वो ट्रायंगल नहीं कंप्लीट हो सकता। तो अगर टीचर कर रहा है अपना काम, बच्चा कर रहा है अपना काम और आप मिसिंग है, तो तब भी वो ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होता। अगर टीचर नहीं कर रही तब भी नहीं, और अगर बच्चा खुद नहीं कर रहा तो मैं नहीं, यहाँ पे ठीक नहीं, बच्चा कुछ नहीं है बेचारा,
वो इन दोनों की वजह से बना हुआ है, इन दोनों ने बनाना है उनको, ठीक है। आपने अगर नहीं किया, टीचर ने नहीं किया, तो उसका बेचारे का क्या कसूर। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मैं इस पे शॉर्ट आपका कमेंट लेना चाहूँगी, देन ऑफ कोर्स आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट, कि वो बच्चे जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते या नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे होते, जिस तरह से भी ले ले, हाउ टू डील विद दैट चाइल्ड, क्या किया जाए? फिर उसको ऐसे स्कूल से शिफ्ट करवा लिया जाए या वही रखा जाए, उस बच्चे को ओवर बर्डन उसी तरीके से करते रहना चाहिए कि क्योंकि ये तो स्कूल रिजल्ट्स निकालता है तो हमारा बच्चा चल जाएगा, लेकिन बच्चा उस एंजाइटी को या उस स्ट्रेस को, उस बोझ को नहीं ले पा रहा, पेरेंट्स यहाँ पर फैसला नहीं कर पाते हैं, आप क्या कहेंगी? मैं एक ही बात कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे की खुशी। जो उसने पूरी लाइफ जो है ना ये वाला इस टाइम पे दिया, या स्ट्रेस जो है उसके लिए, वो पूरी लाइफ उसको जो है इफ़ेक्ट करेगा। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी खुशी, उसकी सेटिस्फैक्शन और उसका वो चाइल्डहुड जो हम उससे छीन नहीं सकते। नहीं कर रहा, क्या मतलब नहीं कर रहा, कंपेयर क्यों कर रहे हैं, कंपेयर क्यों कर रहे हो ना, मतलब साथ वाला अगर 10 तक काउंट करना शुरू हो गया है, मेरा नहीं कर रहा, तो ये तो कंपैरिजन हो गया, आपने वो नहीं करना। हम अपने बच्चों का कंपैरिजन कभी भी नहीं कर सकते, इट्स अ सिन, मैं इसको सिन समझती हूँ। आप इवन नीना का और कबीर का भी कंपैरिजन नहीं कर सकती, यू आर नॉट अलाउड। तो अगर कंपैरिजन नहीं करेंगे आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि मेरा बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन येस, अगर अलार्मिंग तौर पे किसी जगह आपको जाके ये लगा, तो देन यू नीड टू नो द रीज़न। पहले आप रीज़न देखो, आप मिसिंग हो या कहीं टीचर का प्रॉब्लम है या कहीं और ऐसी चीज़ है, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने तो सारे बच्चों को एक ही जैसी कैपेसिटीज़ और सलाहियतों के साथ पैदा किया है। ये तो हम होते हैं जो नर्चरिंग में कहीं ना कहीं कोई झोल डालते हैं, तो उसको सोचने की और देखने की ज़रूरत है, बच्चे को डिस्टर्ब कभी ना करें। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो नाज़रीन, आयशा ज़िशान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, बच्चों के प्री स्कूल के हवाले से बहुत ही मज़ेदार टिप्स हमारे साथ शेयर कर रही थी और हाईलाइट कर रही थी उन गलतियों को जो कि हम पेरेंट्स ना चाहते हुए भी समटाइम अपने बच्चे के लिए कर लेते हैं। और ज़िंदगी में कई दफ़ा जो छोटे छोटे मुश्किल फ़ैसले होते हैं वो हमें ले लेने चाहिए ताकि बच्चा जो है वो हमारा बड़े नुकसान से बच सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में सेगमेंट्स को, टॉपिक्स को, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।